रहे न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। क्या भारत की जेल में बंद एक गैंगस्टर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की नींद उड़ा रहा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक अपराधी है या फिर सोशल मीडिया ने उसे एक ऐसे किरदार में बदल दिया है जो हकीकत से कई बड़ा दिखाई देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान में आतंकियों की रहस्यमयी मौतों के पीछे सचमुच कोई ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है जिसका सिरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ता है? इन सवालों का जवाब जितना दिलचस्प है उतना ही खतरनाक भी। पाकिस्तान इस समय एक ऐसे डर में जी रहा है जिसे वो खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहता। और ये डर किसी भारतीय मिसाइल का नहीं, किसी सीमा युद्ध का नहीं, बल्कि उस अदृश्य खतरे का है जो एक एक करके उन लोगों को निशाना बना रहा है जिनके नाम कभी भारत विरोधी गतिविधियों, आतंकी नेटवर्क और कट्टरपंथी संगठनों से जोड़े जाते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान, कनाडा, दुबई और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे चेहरे अचानक मौत का शिकार बने जिन्हें कभी आतंकवाद का पोस्टर बॉय माना जाता था। हर बार एक ही कहानी सामने आई, अज्ञात हमलावर आए, हमला किया और गायब हो गए। पाकिस्तान ने आरोप लगाए, भारत का नाम लिया, लेकिन दुनिया के सामने ठोस सबूत रखने में वो अक्सर नाकाम रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नया नैरेटिव पैदा हुआ है। दावा किया जाने लगा कि जिन लोगों को पाकिस्तान ने वर्षों तक भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, आज वही लोग किसी अज्ञात नेटवर्क के निशाने पर हैं और इस नेटवर्क के पीछे कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जो भारत की जेल में बंद है, लेकिन जिसकी गैंग के बारे में कहा जाता है कि उसका नेटवर्क भारत से लेकर कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। उसके सहयोगी गोल्डी बराड का नाम अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की रिपोर्टों में कई बार सामने आ चुका है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी सुखदुल सिंह और सुखा दुनुके के हत्या के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट सामने आए जिसमें बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हमेशा संभव नहीं रही है और अब इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया है। कनाडा पुलिस की जांच में बिश्नोई गैंग के कथित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को लेकर कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। जांच अधिकारियों के अनुसार पिछले वर्ष एबॉट्सफोर्ड पुलिस स्टेशन को एक धमकी भरा पत्र मिला था। इस पत्र में दावा किया गया था कि गैंग के पास 1000 से ज्यादा शूटर मौजूद हैं और दक्षिण एशियाई मूल के कारोबारियों को टैक्स देना होगा। ये कोई सरकारी टैक्स नहीं था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसका सीधा मतलब उगाही की रकम था। धमकी साफ थी, पैसा दो वरना फायरिंग होगी। कनाडा पुलिस का कहना है कि कई करीबियों को व्हाट्सएप कॉल और अन्य धमकी भरे मैसेज भी आए। जिन लोगों ने पैसे देने से इनकार किया, उनके घरों और दुकानों पर फायरिंग की घटनाएं सामने आई। जांच में यह भी दावा किया गया है कि कुछ भारतीय छात्र और अस्थायी वर्क परमिट पर पहुंचे युवाओं को छोटी रकम देकर गैंग के लिए इस्तेमाल किया गया। कथित तौर पर उन्हें ऐसे काम सौंपे गए जिनमें निगरानी, धमकी और गोलीबारी जैसी गतिविधियां शामिल थीं। यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। अगर किसी गैंग के पास वास्तव में इतना बड़ा नेटवर्क है तो ये किसी फिल्मी कहानी का विषय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का मामला है। क्योंकि जब कोई आपराधिक संगठन सीमाओं के पार अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है, तब वो सिर्फ अपराध नहीं करता बल्कि समानांतर शक्ति केंद्र बनने की कोशिश करता है। यही वजह है कि भारत की जांच एजेंसियां भी लंबे समय से गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ को लेकर चेतावनी देती रही हैं। कई जांच रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क और संगठित अपराध सिंडिकेट के बीच संपर्क मौजूद रहे हैं और ऐसे नेटवर्क एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। किसी को पैसे चाहिए, किसी को हथियार चाहिए और किसी को स्थानीय मदद, किसी को शूटर चाहिए। यहीं से तस्वीर धुंधली होने लगती है। सोशल मीडिया पर जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को राष्ट्रवादी डॉन या आतंकियों का काल बताकर पेश करते हैं, वो शायद इस जटिल सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं कि कानून की नजर में गैंगस्टर गैंगस्टर ही होता है, चाहे उसका निशाना कोई भी हो, उसकी कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के दायरे में नहीं आती हो। लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान की स्थिति इस पूरे मामले में बेहद विडंबनापूर्ण दिखाई देती है। दशकों तक जिस देश ने अच्छे आतंकी और बुरे आतंकी की नीति अपनाई, आज वही देश अपने ही बनाए नेटवर्क से परेशान नजर आता है।
जिन लोगों को कभी रणनीतिक संपत्ति माना गया वो अब सुरक्षा का सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। जिन चेहरों को कभी सरकारी संरक्षण मिलने के आरोप लगते थे वो अब बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते हैं और हर मोड़ पर मौत का डर लेकर जीते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसने वर्षों तक आतंकवाद को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन इतिहास गवाह है कि आतंकवाद कभी किसी का स्थायी साथी नहीं बनता। जो हथियार दूसरे के खिलाफ उठाया जाता है वो एक दिन अपने मालिक की ओर जरूर घूमता है। और आज कराची से लेकर लाहौर तक यही कहानी दिखाई दे रही है। एक समय था जब धमाकों की खबरें भारत की सुर्खियां बनती थी। आज पाकिस्तान के शहरों में बैठे लोग खुद ये सोचने को मजबूर हो चुके हैं कि अगला निशाना कौन होगा। और यही कारण है कि वहां सुरक्षा एजेंसियां लगातार दबाव में हैं और हर बड़ी घटना के बाद किसी बाहरी दुश्मन को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करती हैं। लेकिन दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवादी नेटवर्क, संगठित अपराध और ट्रांसनेशनल गैंग ऑपरेशंस को एक ही नजर से देखने लगा है। चाहे वो कोई आतंकी संगठन हो या फिर कोई गैंगस्टर सिंडिकेट, दोनों वैश्विक सुरक्षा के खतरे माने जाते हैं। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई की कहानी को किसी देशभक्ति की फिल्म की तरह देखना खतरनाक हो सकता है। और ये कहानी अपराध, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, उगाही, गैंगवार और सत्ता के पीछे छिपे खेलों की कहानी है। इसमें कई परतें हैं और हर परत के पीछे एक अलग सच छिपा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस पूरी कहानी का संदेश बेहद साफ है। जिस जमीन पर आतंकवाद की खेती की जाएगी वहां कभी शांति की फसल हो ही नहीं सकती। जिन लोगों को वर्षों तक रणनीतिक हथियार समझकर पाला जाएगा वो एक दिन सबसे बड़ा बोझ बन जाएंगे। और जब ऐसा होता है तब ना सुरक्षा एजेंसियां बचा पाती हैं, ना बुलेट प्रूफ गाड़ियां और ना ही राजनीतिक संरक्षण। आज पाकिस्तान उसी आईने के सामने खड़ा है जिसमें उसे अपना अतीत दिखाई दे रहा है और शायद इतिहास उसे यही बता रहा है। बारूद बोने वाले खेतों में फूल नहीं उगा करते, वहां आखिरकार कब्रें ही उगती हैं। आप लॉरेंस बिश्नोई क्या मानते हैं? राष्ट्रवादी डॉन या आतंकियों का काल? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।